गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक मिनट। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. बोलिए। नो मैम, आज नहीं मैम लीजिए। मैम अगले क्लास में ले। मैम दिन तारीख बनाते क्लास हैं। में नेक्स्ट क्लास में। यस मैम। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट मीन सैटरडे को। यस मैम। ठीक है फिर प्रिपेयर्ड रहना निकले के नेक्स्ट टाइम। ठीक है चलिए। तो आज हम लोग क्या कर लें भाई, वॉल्यूम वाला। मैम मार्क्यू में मैम क्वेश्चन कैसा है, एमसीक्यू टाइप रहेगा कि ये एमसीक्यू टाइप में, तो वो तो आप आज भी चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैम एक दो डेमो मैम यस एक दो मैम, डेमो मिल सकता एक है। दो डेमो दे दीजिए ना मैम। डेमो मीन्स अगर देखो अभी रैंडम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे विदाउट इन्फॉर्मेशन मैंने किया है, अगर वैसे करना है तो ये फॉर्मूलाज वगैरह छोटा मोटा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वैसा कुछ रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। चाहो ग्रुप वाइज डिवाइड कर देती हूँ आप लोगों को, तो फिर उससे में करके होगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगा आपके लिए। यस मैम, आज ग्रुप डिवाइड कर दीजिए ग्रुप डिवाइड नेक्स्ट कर क्लास दीजिए में। और अगले दिन ले लीजिए। हाँ ग्रुप मैम में कितना क्वेश्चन आएगा? कितना क्वेश्चन आएगा मतलब फ्यूचर प्लानिंग हो रही है, आज के लिए नहीं प्लान कर रहे हो? आज के लिए बोलो तो बताऊं। मैम आज मैम ग्रुप पहले ये बता दीजिए ना मैम, आज क्वेश्चन कितना आएगा? क्वेश्चन कितना आएगा? एक ग्रुप में कितना क्वेश्चन रहेगा? 4 questions approx 4 5 मार्क्स ईच। और एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे? वैसा रहेगा। और अगर चाहो तो दूसरे ग्रुप का भी अगर आंसर करना चाहो तो बोनस मार्किंग मिल जाएगा। ओके मैम। दूसरे ग्रुप वाले आंसर करने में कैपेबल नहीं है तो आप उनके का आंसर कर सकते हो, तो उस केस में ऐसा हो सकता है। ठीक है ओके मैम, आज ग्रुप डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था एस्ट्रॉइड से रिलेटेड, वो क्वेश्चन सॉल्व किया था आपने? नहीं। ग्रुप डिवीजन तो फिर देखो होता इसमें ये है ना, अभी ग्रुप डिवाइड कर देंगे ना एडवांस में, तो होता क्या है ना, आप लोग फिर उसमें से कितने लोग प्रेजेंट रहे नहीं रहे फिर वो इशू हो जाएगा ना। तो मैम जो प्रेजेंट रहेगा उसका हो जाएगा और जो प्रेजेंट नहीं रहेगा उसका इंडिविजुअल हो जाएगा। यस मैम। मैम आज कर दीजिए। ठीक है ठीक है। तो फिर रोल नंबर वाइज कर दो ना, वैसा अगर है तो फिर तो रोल नंबर वाइज करना पड़ेगा। मैम अपने से भी ग्रुप बना सकते हैं। नहीं खुद से नहीं बनाना, खुद से सब तुम लोग फ्रेंड सर्किल बना के बैठे हो। क्या? नहीं चलिए छोड़िए, फिर नेक्स्ट बाद में बात करते हैं इसके बारे में, पहले कुछ पढ़ाई कर ले। चलो देखो, एक जैसे हम लोग कर रहे थे ना, सरफेस एरिया निकाल रहे थे लास्ट क्लास में, सरफेस एरिया का आप कैलकुलेट कर रहे थे, किसी भी कर्व का सरफेस एरिया, अगर मान लो कोई कर्व है तो इस पर्टिकुलर रेंज से दूसरे पर्टिकुलर रेंज तक जो भी शेप बनेगा ओवरऑल रिवॉल्व करने के बाद, रिवॉल्व करेगा तभी सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। और सरफेस एरिया क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो उसका जो अपर पार्ट्स, अपर सरफेस की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ उसको कवर कर रहे हैं, यही टर्म होता है ना हमारे पास सरफेस एरिया का मतलब। और उसके अंदर मतलब जैसे हॉलो स्पेस, जैसे आप वो खेलते होंगे क्रिकेट बॉल,
तो उसमें क्या होता है, अंदर हॉलो होता है, हम अपर सरफेस की बात करते हैं, यही है हमारा सरफेस एरिया। तो उसने अगर मान लो कभी कभी इंफॉर्मेशन, जैसे आपका टर्म है सिंपल इक्वेशन, जैसे हम लोग लास्ट क्लास कर रहे थे, वैसे क्वेश्चन का वैसा फॉर्म मिलता है। और कभी कभी टर्म होता है, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, पोलर इक्वेशन पढ़ा था, पोलर इक्वेशन के फॉर्म में हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म होता है, 1 पॉइंट फॉर्म होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। तो उसी तरह हमारे पास एक पोलर फॉर्म होता है, तो जिसमें आपका पोलर फॉर्म में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो एंगल के टर्म में दिया रहता है, थीटा के टर्म में सारा इन्फॉर्मेशन। अब थीटा के टर्म में जब इन्फॉर्मेशन होता है, तो आपके पास जो पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलो या फिर पोलर फॉर्म बोलो, उस तरह का इन्फॉर्मेशन है। मतलब अगर फंक्शन कुछ ऐसा हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास y इज इक्वल टू एफ टी, टी टर्म यहाँ क्या है, पैरामीटर को शो कर रहा है, पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, पोलर फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ टी है, या फिर x इज इक्वल टू एफ टी होगा, फंक्शन ऑफ t है, और t जो है वो आपका पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपका इस केस में जो सरफेस एरिया डिफाइन होता है, दैट इज S, दिस इज इक्वल टू, लिमिट क्या होगा यहाँ पे, t के फॉर्म में है, तो कुछ टर्म क्या होगा, t1 t2, मीटर डिफाइंड है, t1 t2 लिमिट 2 पाई y के टर्म में है, मतलब ये वाला टर्म की बात कर रहा है, 2 पाई y अंडर रूट dy बाई dx का होल स्क्वायर, नॉट dy बाई dx, x तो है नहीं यहाँ, dy बाई dt हो, dy बाई dt का होल स्क्वायर, दिस टर्म स्क्वायर प्लस साइन dx बाई dt the square of this into dt। ये आपका सरफेस एरिया कवर करेगा, जहां पे where y is equal to r sin theta सबका भाई नेम आ रहा है, रॉन्ग नंबर मेंशन नहीं कर रहे हैं, y is equal to r sin theta और x is equal to r cos theta होता है, और x is equal to r cos theta, y is equal to r cos theta, ये क्यों होता है पता है ना, या नहीं पता, बताओ, क्लियर है क्यों होता है ये। देखो जब हमारा x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट आप लेते हैं, दिस इज xy, ठीक है, ये जो xy है, नोटेशन आपको पता है, दिस डिस्टेंस इज y एंड हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। हाँ, ये टर्म बताता है। अब मान लो यहाँ पे जब इस पॉइंट को आप बात करें, तो एंगल में बात करोगे तो क्या होगा, दिस इज अ एंगल, x cos थीटा, इन टर्म्स ऑफ एंगल बात कर रहे हैं, इंटरसेप्ट यहाँ पे जो एंगल, मतलब आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो जो इस सेंटर पे एंगल इतना बना रहा है, सो दिस इज थीटा। अब अगर ये थीटा है, तो मान लो ये जो टर्म है, अगर हम यूनिट रेडियस लेके सपोज ऐसा सर्कुलेशन कुछ बना रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं, तो क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है इसका कुछ भी वैल्यू आप लेंगे, 0 से लेके जो भी डिस्टेंस रहा होगा, मान लो दिस डिस्टेंस इज r, बिकॉज कांस्टेंट है, वो कुछ भी r कांस्टेंट हो सकता है। अब यहाँ से मुझे ये बताइए cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोई भी बता सकते हो, इस बाय हाइपोटेन्यूज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज दिस वन और दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, बताओ तो मुझे जरा, xy में क्या होगा, ये r cos थीटा हो जाएगा, दिस इज, हाँ, सो दिस इज x और x बाई r, तो यहाँ से क्या निकल रहा, क्या आ रहा है,
x का जो वैल्यू है, जो x ऑर्डिनेट है, उसका मतलब होता है r cos थीटा, और यही r cos थीटा आप यहाँ x को रिप्लेस कर रहे हैं, देखिए पोलर फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह अगर थीटा कैलकुलेट करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर y बेस, और परपेंडिकुलर का डिस्टेंस वो यहाँ क्या है, y by r, so simply y is equal to r sin थीटा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पोलर फॉर्म भी जो है वो इसी फॉर्म से आया है, ठीक है। तो ये जो टर्म यूज हो रहा है यहाँ पे, ये इसी से आया है, x और y को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये टर्म हमारे पास फॉर्मूला, हम ये यूज कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे जब हमें सॉल्व करना हो। अब देखो, कभी कभी हो सकता है y के टर्म में आपको ऐसे फंक्शन दे दिया जाए, और कभी एग्जैक्टली फंक्शन थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट रहेगा नहीं बोल सकते। तो अगर पोलर कर्व है, जैसे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, कभी कभी इंफॉर्मेशन होता है ना, कुछ x और y के टर्म में होता है, कुछ t के टर्म में होता है, इसको नोट कर लीजिए, ये इंफॉर्मेशन, ये वाला। तो कभी कभी f और t के टर्म में, थीटा के टर्म में, और ये टर्म इंफॉर्मेशन होगा, और कभी कभी होगा एग्जैक्टली सारा इंफॉर्मेशन थीटा के टर्म में होगा। जैसे देखो यहाँ x dx by dt आप कर रहे हो, तो यहाँ क्या कर रहे हैं, x को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सारा का सारा इंफॉर्मेशन थीटा के टर्म में नहीं है। जो दूसरा फॉर्म है जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा आपको थीटा के टर्म में, इसे मैं हटा रही हूँ, ठीक है। देखिए दूसरा जो पोलर कर्व आता है, दैट इज इक्वल टू एक थर्ड, लास्ट डे हम लोगों ने दो फॉर्मूला पढ़ा था, इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ y, सरफेस कैलकुलेट करने के लिए। थर्ड फॉर्मूला वो था जो मैंने अभी बताया, दिस इज द फोर्थ वन। सो r का सारा फंक्शन जो r है, जो डिस्टेंस कवर होगा, वो f थीटा, मतलब थीटा के फॉर्म में ही डिफाइंड होगा। जैसे cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा ऐसे के टर्म में दे दिया, या फिर इससे जस्ट पहले वाला इक्वेशन जो था, इंफॉर्मेशन फंक्शन x के टर्म में है लेकिन इंफॉर्मेशन थीटा के टर्म में दिया हुआ है। इस पर बेस क्वेश्चन बताएंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। मान लो ये फंक्शन है हमारे पास, और यहाँ पे मेंशन है थीटा इज इक्वल टू, जो थीटा नॉट ले लो, मान लो थीटा का वैल्यू लोअर लिमिट जो ले रहे हो, मान लो वो अल्फा है। सपोज थीटा 1 जो वैल्यू ले रहे हैं, दैट इज अपर लिमिट जो ले रहे हैं, दैट इज मान लीजिए बीटा है, ये गिवन है क्वेश्चन में। देन जो सरफेस आप निकालने वाले हैं, सरफेस अबाउट द इनिशियल लाइन जो आएगा, दैट इज s इज इक्वल टू इंटीग्रल अल्फा टू बीटा 2 पाई y अंडर रूट r स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या होगा, क्या फंक्शन, किस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा फंक्शन, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे y होता था, y इज इक्वल टू fx होता था, तो हम लिखते थे x के टर्म में डिफरेंशिएट करते थे, किसको डिफरेंशिएट करते थे, r को ना, यहाँ पे r बाई d डी थीटा, एंड द स्क्वायर ऑफ दैट, ठीक है, इस टर्म का स्क्वायर। और ये इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, डी थीटा, ठीक है। जहाँ x और y क्या होगा, अगर x y है तो x y, तो यहाँ पे हमारे पास चाहे तो मेंशन कर दो, वही वाला पूरे फॉर्म वाला है, अगर लिखना चाहोगे तो। हो सकता है कभी कभी बोला ना, चेंज करके इंफॉर्मेशन देता है, कभी कभी आपको रिजल्ट पूछेगा x के y के टर्म में, और क्वेश्चन रहेगा थीटा के टर्म में, थीटा के और x y के टर्म में इंफॉर्मेशन रहेगा, थीटा के टर्म में आंसर पूछेगा। तो x इज इक्वल टू वही आपको पता है, r cos थीटा, हर जगह वही रहता है, चेंज तो होने वाला नहीं है, एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। मैम जो वहाँ पे मैं 2 पाई और y लिखे, वहाँ पे भी तो मैम y को कन्वर्ट करना पड़ेगा, y, हाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये जरूरत है ना, r sin थीटा लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, मैंने लास्ट डे आपको एक क्वेश्चन दिया था,
जो कि इसके बेसिस पर सॉल्व हो सकता है। चलो लिखो तो, हटा दो इसे, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा क्या है। सो क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द एस्ट्रॉयड जो कर्व है दैट इज x टू द पावर 2/3। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, x to the power 2/3, y to the power 2/3, and this is equal to a to the power 2/3। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन ये है, x to the power 2/3 plus y to the power 2/3 that is equal to a to the power 2/3। और यहाँ पे जो वैल्यू है x का that is equal to x is equal to a cos cube theta cube t and y is equal to a sin cube t। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब इसे हमको सॉल्व करना है। अबाउट एक्स एक्सिस ये इंफॉर्मेशन जो भी दिया हुआ है, रिवॉल्यूशन जो आप कराए हैं क्वेश्चन में यही था ना, सरफेस एरिया कब निकालते हैं, जब रिवॉल्यूशन होगा, और रिवॉल्यूशन हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है। सो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है, सॉल्यूशन वाले पार्ट में आते हैं। जब सॉल्यूशन करना होगा इसका तो हमें पहले देखना है एक्स का वैल्यू क्या गिवन है। सो सबसे पहले देख लो x इज इक्वल टू दिस टर्म, सो dy/dx इसका फॉर्मूला क्या था, इसके जस्ट पहले जो हम पढ़ रहे थे वो उसी फॉर्म में है ना हमारा क्वेश्चन। इक्वेशन देखिए, x y और t, यस मैम, उस फॉर्म में जाना पड़ेगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू जो टर्म है a cos क्यूब t। सो dx निकालना होगा अगर हमें, तो dx/dt इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो तो आपको पता है a इज अ कांस्टेंट, 3 है, cos t है तो 3a तो यहाँ पे आ ही जाएगा, cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर t, और cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन ना, यस मैम। हाँ माइनस साइन t, ये हमने लिख लिया। ठीक है, ये हमारा dx/dt आ गया। इसी तरह अगर हम dy/dt निकालें, डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे, dy/dt अगर निकालें देन दैट इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करना है इसे, दैट मीन्स 3a sin t sin स्क्वायर t ना, sin स्क्वायर t स्क्वायर टी, डिफरेंशिएशन cos t। ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें करना क्या है, dy/dx फॉर्मूला याद करो पहले क्या था, दोनों के स्क्वायर का सम था शायद अंडर रूट में। देखिए इसका जस्ट पहले आपने नोट किया था फॉर्मूला, मैंने कहा नोट करना। यस मैम। उसमें क्या है, इस टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर देन सम देन अंडर रूट, ये टर्म था। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें जो चाहिए वो ये है कि dx/dt, ठीक है, अब dt है उसका स्क्वायर प्लस साइन dy/dt जो है उसका स्क्वायर। अब इस टर्म का स्क्वायर करके हमें सम करना है, तो जो आया हुआ है उसका स्क्वायर करो और सम करो, फिर अंडर रूट ले लो, यही करना है। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या क्या टर्म आएगा देखिए, इस टर्म का स्क्वायर करना है आपको। जब इस टर्म का स्क्वायर करोगे तो पहला टर्म तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9a² cos to the power of t 9 कॉस स्क्वायर, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कॉस का पावर 4 ना, 4, यस माइनस साइन है तो माइनस
खत्म हो जाएगा या बचा रहेगा? माइनस खत्म हो जाएगा। सिंपली स्क्वायर हाँ, टी। बस कॉस स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस टू द पावर 4t इंटू साइन टू द पावर साइन स्क्वायर टी। ठीक है, ये हमारे पास बचा है। दिस टर्म प्लस क्या है देखिए जरा, इधर भी आपका वही टर्म आने वाला है मोर और लेस, 9 स्क्वायर साइन टू द पावर 4 और स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो टर्म स्क्वायर बन के निकल रहा है 9a स्क्वायर, दोनों में से कॉमन है, बाहर निकलते हैं 3a 3a। सो हम यहाँ लिख सकते हैं 3a। कॉमन ले सकते हैं मैम, कॉस स्क्वायर और साइन यहाँ से स्क्वायर। कॉमन ले सकते हैं तो कॉस स्क्वायर, अगर यहाँ देखो यहाँ पे साइन टू द पावर 4 है, कॉस टू द पावर 4, यहाँ साइन स्क्वायर टी है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी है। तो अगर हम दोनों में से साइन स्क्वायर टी और कॉस स्क्वायर टी, बाहर निकल जाएगा कॉस एक्स, साइन टी कॉस टी यहाँ बाहर आ जाएगा साइन टी और कॉस टी, क्योंकि स्क्वायर टर्म लिया है तो बाहर आ जाएगा, तो आपका ये टर्म बचेगा। साथ में अंडर रूट क्या बचा रह जाता है, देखिए यहाँ स्क्वायर प्लस साइन टी, ये तो कॉस स्क्वायर टी, सॉरी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो 1 हो जाएगा टी प्लस साइन स्क्वायर टी, तो ये तो 1 हो गया। अब यहाँ पे आपका बचा क्या, दैट इज 3 टाइम्स a sin t cos t। अब देखो इस टर्म को हम लोग इधर ही सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, 2 पाई, 2 पाई y। हाँ, और ये टर्म जो आप सॉल्व करके अभी लाए हैं, इतना को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जो आएगा दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस शेप जो भी बनने वाला है ना। वहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़े। चलो मिटा दो ना इसे, मैं नोट करना है, ले सकते हो मैम। यहाँ पे जो y का वैल्यू हम पुट करेंगे वो तो मैम a sin qt पुट करेंगे, y वाला ये रहेगा, हाँ a sin qt। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे तो आप लिख सकते हैं द सरफेस एरिया दैट मीन्स s, दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये सरफेस एरिया भी लास्ट डे मैंने ग्राफ बताया था इसका, याद है, दिस इज लाइक ये और ये पॉइंट था ना, एस्ट्रॉयड बन रहा है ये, और ये रोटेशन, जब ये रोटेशन पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा तो 2 टाइम आप एरिया ले रहे हैं, मतलब ये दोनों, इसको रोटेट करना है और इसको रोटेट करना है, तो 2 टाइम आ जाएगा। सो यहाँ पे ये जो टर्म आएगा, अब देखो यहाँ एक चीज और, सरफेस एरिया के नोटेशन इंटीग्रेशन करने के पहले इंटीग्रेशन का लिमिट पे ध्यान देना है। जैसे आप थीटा टर्म हर जगह यूज कर रहे हैं तो थीटा का वैल्यू पता होना जरूरी है। अब देखो यहाँ जब होगा थीटा का वैल्यू 0 होगा, यहाँ जब टर्म आएगा दैट इज थीटा का वैल्यू π/2 होगा, यहाँ जब आओगे थीटा का वैल्यू पाई होगा। और ये कब करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो एंगल है वो थीटा के टर्म में इंफॉर्मेशन है, मतलब लिमिट जब आप रखोगे आपको दिख रहा होगा सारा इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म आ रहा है दैट इज इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा आफ्टर इंटीग्रेशन, तभी ना निकल पाएगा हमारा जो टर्म है सॉल्व हो पाएगा। सो ये टर्म हमें पता होना जरूरी है। अब यहाँ से देखो ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट डे, इसको जब रोटेट करेंगे अराउंड एक्स एक्सिस, ये जब रोटेट होगा तब जो शेप बनेगा वो है ये, ठीक है। और जो वैल्यू हमें लेना है वो आपका रेंज गिवन था। अब इसमें रोटेशन यहाँ पे क्या लेंगे मैम, लिमिट पाई से 0 पाई टू 0 टू पाई, अगर ये ले लें और इसी को 2 टाइम कर दें फिर रोटेट करा लें अभी कर सकते हैं, तो 0 टू π/2 कर लो और 2 टाइम इंटीग्रेट, मतलब 2 टाइम्स वो कर लीजिए और रेंज ले लीजिए 0 टू π/2, है ना। जैसे सर्कल वगैरह में लेते थे, एक क्वाड्रेंट को ले लेते थे, उसी को मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है।
की तरफ से आवाज आ रही है। हाँ चलो ठीक है, ये टर्म हमें लेना है। और यहाँ का जो बाकी का फॉर्मूला है वही रहेगा 2 पाई। y का वैल्यू हमारे पास क्या था? a sin qt साइन क्यूब टी। सो a साइन क्यूब टी। ये क्यों चेंज किए हैं पता है ना? x से हम लोग एंगल में क्यों आए हैं? बिकॉज इक्वेशन जब इसमें आइएगा ना, जब ये वैल्यू आप इक्वेशन रखेंगे तब आपको पता चलेगा। ये टर्म यहाँ आ रहा है, इसके बाद जो वैल्यू आप सॉल्व करके लाए थे डी स्क्वायर वाला अंडर रूट वाला इज 3 cos sin t t sin t ना, cos t एंड sin t ये जो लेकर आए थे। अब देखो सारा इंफॉर्मेशन या तो t के टर्म में है या तो थीटा के टर्म में, यही है ना? यस मैम। तो वैल्यू अब इंटीग्रेट करके लाने वाले हैं, रखेंगे हम वैल्यू पुटिंग जो करने वाले हैं वो किसका करेंगे? वो हमें किसका करना पड़ेगा? y का, क्योंकि x के टर्म में तो है नहीं इंफॉर्मेशन, y के टर्म में तो है नहीं, तो हम वैल्यू तो पुट कर नहीं सकते। तो यहाँ पे ये एंगल डालना होगा। अब देखो इसके हिसाब से अगर हम सॉल्व करें तो आपको दिस इज 2, दिस इज 3 2 एंड 2, तो आपको टर्म क्या बाहर आ जाएगा जरा देखो। सॉल्व कांस्टेंट 12, 3a square 3 to the 6 ये 3 3 2 जा 6 and 6 2 जा 12 12, दिस इज a and this is a, so a square 12a square। अगर आप इसे देखें तो दिस पाई इज आल्सो कांस्टेंट, सो हम बाहर ले सकते हैं 12a square pi बाहर, है ना? ये टर्म बाहर ले लिया। अब बचा क्या? 0 to पाई। अब देखो जो टर्म अंदर हमारे पास है वो ध्यान से, साइन टू द पावर 4 दिख रहा है, दिस इज साइन टू द पावर क्यों, वो यहाँ पे एक साइन टी है, तो साइन टू द पावर 4 और उसके बाद आ रहा है आपका cos t dt, यही है ना? अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें कुछ तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, बिकॉज बिना सब्स्टिट्यूशन के ये वाला इक्वेशन सॉल्व होने वाला है नहीं डायरेक्ट। मैम यहाँ पे sin t को मान लेंगे, मैं फिर cos t को हटा दूंगा। हाँ, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो हम साइन को कुछ कंसिडर कर सकते हैं। मान लो x इज इक्वल टू हम साइन t कंसिडर कर लें, ठीक है? आप कुछ और भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब x टू साइन t लेंगे तो dx क्या हो जाएगा हमारे पास? cos t, ठीक है? cos t। अब देखो, अब ये x का वैल्यू है, बाकी का सारा टर्म वैसे ही लिख लेना है, वो हम बाद में करते हैं इंटीग्रेशन। दिस इज पाई बाई 2 ना, सो 0 to पाई बाई 2 इंटीग्रल के आंसर अंदर वाला पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। जब यहाँ आओगे तो देखो साइन को क्या माना है, साइन टू द पावर 4 को x कंसिडर किया है, x को consider पावर 4 हो गया, ठीक है? अब यहाँ देखिए cos t dt जो है, ये जो आ रहा है दिस इज व्हाट, dx, dx या इसको dx लिख लो। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको बहुत अच्छे से पता है इसमें ना? क्या होता है ये तो आंसर जरा सॉल्व करके बता सकते? x to the power 5 by 5, हाँ ठीक है, x to the power 5 by 5 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं, so this is equal to 12a square pi x to the power 5 by 5, और यहाँ पे x to the power 5 by 5 लिखने के बाद लिमिट ऑफ दैट 0 रखना होगा 0 to पाई बाई, ठीक है? अब यहाँ पे इस फॉर्म में तो आप रख नहीं सकते, आपको करना क्या होगा, फिर से वापस से जाना होगा पहले वाले फॉर्म में। x का वैल्यू डालना पड़ेगा, 12 पाई a स्क्वायर। अब x का वैल्यू तो आपको लिमिट चेंज किया नहीं है तो वैल्यू वही रखना पड़ेगा। x का वैल्यू क्या है? साइन t टू द पावर 5, यही ना मतलब हुआ है? हाँ
sin t yes ये 5 भी चाहो तो बाहर रख सकते हो, इसमें 12/5 yes 12/5 आप बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ हो जाएगा sin t 12/5 pi yes पावर 5। तो यहाँ पे पहले t का वैल्यू रिप्लेस करना है हमें π/2 से, है ना। π/2 लिख लीजिए, और sin π/2 का जो वैल्यू आएगा उसी का पावर 5 है। sin π/2 का वैल्यू 1 हाँ, अब ये वैल्यू 1, तो ये पूरा जो टर्म आएगा दैट इज इक्वल टू जो टर्म पहले से है वही हो जाएगा 12 pi s π/5 a²/5। ये जो है स्क्वायर है, हाँ इसको दिस स्क्वायर यूनिट जो है सरफेस एरिया है ना, तो स्क्वायर यूनिट जो हो वो हमारा सरफेस एरिया ऑफ दैट कर्व होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन भी है तो बताइए, किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन? नो मैम। चलो, मैम एक लेटेस्ट रेक्टम का होता है मैम, वो थोड़ा बता दीजिए हमें। लेटस रेक्टम पैराबोला के कर्व में आता है। जैसे देखो लेटस रेक्टम का क्या क्वेश्चन है, ये तो देखने के बाद पता चलेगा। जैसे देखो ये पैराबोला होता है, ये जो शेप है दिस शेप पैराबोला, वो शेप इधर भी बन सकता है, लाइक इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है। और इसका इक्वेशन जो होता है दैट इज y², जो ये वाला शेप है y इज इक्वल टू 4a ax x yes ओनली 4ax, एक्स एक्सिस पे बन रहा है तो ये आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें लेटेस्ट रेक्टम जो होता है इसमें एक पॉइंट होता है जिसे हम फोकस कहते हैं, और उस पॉइंट को अगर इस पॉइंट की बात करें एक्स एक्सिस पे अगर ये बन रहा है देन a0 जो है y कोऑर्डिनेट 0 हो गया यहाँ पे एंड दिस डिस्टेंस इज a, तो ये इसको फोकस बोलते हैं। और ये फोकस जो है होता क्या है इसमें कि एक्चुअली जो पैराबोला का शेप है ना वो डिफाइन किया जाता है, एक मिनट, इस तरह से पैराबोला का शेप है ऐसा, ये जो इस तरह से आप पॉइंट्स लेंगे, इक्वी डिस्टेंट होगा, जिसका ये डिस्टेंस एक्स और वाई एक्सिस से डिस्टेंस सेम होता है, वही शेप बोला होता है एक्चुअल में। तो यही डिस्टेंस अपवर्ड और यही डिस्टेंस जब डाउनवर्ड ऐसा बदला जाता है ना, तब जो इस पॉइंट को मिला के जो शेप बनता है, जैसे अगर हम इसको ले और मान लो कर्व जो बन रहा है दैट कर्व इज फ्रॉम ये पॉइंट यहाँ से शुरू हो और ये कर्व इस तरह से जाए, और ये कर्व जो है ये शेप यहाँ पे बहुत परफेक्ट नहीं बना है बट ऐसा ही कर्व होता है। इस तरह से जो शेप बनता है ना इसी को पैराबोला बोलते हैं। ठीक, तो फोकस से ये पॉइंट मान लो फोकस है, तो फोकस से हमेशा ये टर्म वर्टिक्स होता है और ये इधर जो आता है ये डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो ये डिस्टेंस पैराबोला का जो डेफिनेशन है वो डिफाइन होता है कि आप ये डिस्टेंस और यहाँ से जो फोकस का डिस्टेंस है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल। मान लो पर्टिकुलर पॉइंट P है, ये पर्टिकुलर पॉइंट S है और ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो M है, तो PM by PS बोथ डिस्टेंस आर इक्वल। अगर इक्वल है तो क्या होगा, दोनों का रेशियो 1 हो जाएगा। ऐसे डिफाइन किया जाता है पैराबोला को। तो इस हिसाब से जो फोकस है ना, अब देखो ये डिस्टेंस होता है, लॉजिक समझना क्या है लेटेस्ट रेक्टम का, ये डिस्टेंस है जिसको मैंने आपको यहाँ बताया A डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज A। अब यही डिस्टेंस यहाँ जो होता है ये भी डिस्टेंस A होता है और इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। तो ये A डिस्टेंस है और ये भी A डिस्टेंस है, तो क्या हो गया ये डिस्टेंस 2A, ये 2A हुआ। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 4A, ये पूरा डिस्टेंस 4A होता है। तो इस हिसाब से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जब इक्वल होता है तो अगर ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा,
2a हो जाएगा Yes. क्योंकि मैम जो P is- जिसका yes, मैम जिसका लेंथ 4a है उसको क्या बोलते हैं? उसी को लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। यहाँ 2a है, ये पूरा डिस्टेंस जो होता है, बट ये कंडीशन है, दिस कंडीशन ये है कि ये फोकस होना चाहिए। फोकस फोकस से पास करना चाहिए। हाँ, कर्व को मैच कराने वाला लाइन है वो 4a है और वही आपका लेटेस्ट रेक्टम है। ठीक है, ठीक है, ये लेटेस्ट रेक्टम होता है। और ये लेटेस्ट रेक्टम जो होता है, सॉरी इस पे लिखा नहीं रहा, ये लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो ये ही होता है क्वेश्चन ऑफ पैराबोला में। इसको नोट करने के लिए। और ये इस कंडीशन, ये डेफिनेशन है, मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है Pm/Ps = 1। यही आपका फर्स्ट कंडीशन है जिससे पैराबोला डिफाइन होता है, और इसको हम लोग इसेंट्रिसिटी के टर्म में डिफाइन करते हैं। दिस इज एक्चुअली E। तो वो उतना डिटेल में नहीं जाना, हम लोगों को कर्व का शेप अभी देखना है। वो सिलेबस में आप लोगों के नहीं था ना, सिर्फ स्ट्रेट लाइन है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। हो गया मैम। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम आपका यही है, कंडीशन यही होगा, फोकस से मैच कराने वाला जो कर्व को है पॉइंट, दैट इज लेटेस्ट। एक क्वेश्चन आप पोलर फॉर्म से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको लास्ट फॉर्मूला बताया था 4th, उससे भी एक क्वेश्चन कर लो। लिख लीजिए, तो फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन, फाइंड द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन generated by revolving the curve, r is equal to 2a cos theta। इस फंक्शन को जरा ध्यान से कंपेयर करना, ये वही वाला फंक्शन है r is equal to f थीटा जो मैंने लास्ट बताया था। थीटा के टर्म में सब कुछ लिखा हुआ है ना, r is equal to this term about the initial line means वही x axis, about x axis बोल सकते हैं। ठीक है, 2a cos थीटा ये हमारा फंक्शन है। अब इसी को अगर डिफरेंशिएट करना हो, r is equal to 2a cos थीटा, मैम जो यहाँ पे हम y इसमें रिप्लेस करेंगे वो तो r cos थीटा हो जाएगा। y को रिप्लेस जो करेंगे वो r sin थीटा हो जाएगा ना। r sin y, हाँ यस हाँ, r sin थीटा हो r sin थीटा, y वाला टर्म r sin थीटा, x वाला टर्म r cos थीटा। तो अब अगर देखो इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे ना, तो आपको पता था ये एंगल यहाँ वाला तो एंगल मालूम है, ये पॉइंट है, ये कुछ ऐसा बनने वाला, मतलब सर्कल बनने वाला है। ढंग से मानो, इधर ऐसा शेप आएगा और इधर से ऐसा शेप आएगा, ये कुछ ऐसा शेप बनेगा, जहाँ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट आपको पता है सर्कल है तो कुछ ना कुछ रेडियस होगा, कुछ टर्म होगा। तो यहाँ से अब इसमें सॉल्व करेंगे तो जो लास्ट फॉर्मूला पढ़े थे उसके बेसिस पे ये पोलर फॉर्म में है। यहाँ पे आपको r निकालना है, r इज इक्वल टू दिस टर्म है 2a cos थीटा। इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dr/d थीटा मिलेगा हमें। सो 2a cos थीटा का डिफरेंशिएशन sin थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा। इस तरह से इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं, जिस तरह आप लास्ट क्वेश्चन में बनाए थे ना, सारा फॉर्मूला उसी तरह से रखना है। अब यहाँ पे थीटा देख लीजिए एंगल क्या है, तो रोटेशन क्या है, इस पॉइंट पे आपको पता है ये इसका सरफेस देखना चाहिए। तो अगर आप इसको रिवॉल्व कराएंगे तो आपको मिल जाएगा, मतलब
ये जो पोर्शन है इसी को रिवॉल्व कराना है। ये आधा कर्व ले लो, उसको रिवॉल्व करा लो तो सरफेस एरिया मिल जाएगा, यही है ना। तो आपको लिमिट कहाँ का लेना है, यहाँ से यहाँ तक का, Yes, तो ये 0 से पाई बाई है ना। तो ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट कहाँ तक जा रहा है, 2। बस तो उसी के फॉर्म में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर वहाँ पे आपको 2 टाइम करके बस सॉल्व कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। करके देखना क्या आता है, ठीक है, Yes. बन मैम सकता है। ये कैसे ही पता लगा कि मैम ये सर्कल ही बनेगा ये ग्राफ से? ये जैसे फिगर देखिए थीटा के 2ax के फॉर्म में दिया है cos थीटा, ठीक है। और आपको पता है ना जहाँ भी एंगल आ रहा है Yes. ये एंगल सिर्फ इतना अभी समझो, सिर्फ ये पॉइंट है। यहाँ पे जो x हो ये थीटा के टर्म में दे रहा है ना, r cos थीटा, ये वाला फंक्शन cos थीटा है, तो आपको पता है यहाँ पे x का पॉइंट दिया हुआ है। Yes. थीटा के टर्म में ये जो पॉइंट होता है क्या होता है हमारे पास, r cos थीटा r sin थीटा, तो ये r cos थीटा दिया है, ठीक है। और r cos थीटा 2 टाइम्स दे रहा है। Yes. अब cos थीटा का जो रिवॉल्यूशन है ये वाला शेप हमें मिल रहा है, जैसे देखिए ये देखो यहाँ पे एंगल ये मिल गया, ये हाँ ठीक है, इसी से आपका ये तो डिफाइन हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे 2 टाइम्स ये रिपीट करने वाला बात कर रहा है, तो Yes. क्या जाएगा, पहले तो इधर एक मिनट रुको, शेप को समझने के लिए थीटा का वैल्यू पुट करो, थीटा 0 पे 1 हो जाएगा cos थीटा। 0 और 1 ले लेते हैं। जब हम 0 लेंगे तो ये इस एक्सिस पे आएगा, 1 लेंगे यहाँ आ जाएगा। रोटेशन बोल रहा है सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो कंप्लीटली जो लाई करेगा वो किधर करेगा, एक्स एक्सिस पे। Yes. वाई एक्सिस का कोई नहीं बोल रहा है ना कुछ टर्म, कहीं हो सकता है किसी पॉइंट पे मैच करे, बट वो अभी वाई एक्सिस का बात नहीं कर रहा। अब 0 से 1 जो रोटेशन है वो क्या आ रहा है, यही आएगा ना, ये वाला 1 0 से 1 होते है ना। 0 से 1 पूरा रिवॉल्यूशन अगर हम देखें, हाँ कोई हैंड रेज किसी ने किया था, बताइए क्या हुआ। अच्छा 0 से π/2 देन π/2 से 1, वही टर्म रिपीट हो रहा है। सो 50% एरिया इधर कवर हुआ, 50% एरिया इधर कवर हुआ, और उसके बाद जब रोटेशन हो रहा है तो ये पूरा हो गया, समझ गए। Yes. 2 टाइम्स टर्म है, सो 0 से यहाँ फिर यहाँ रिपीट देन रोटेशन। करके देखिएगा, अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर ठीक है बताइएगा, नहीं तो फिर ठीक है बन जाए। और फॉर्मूला सारा ध्यान में रखिएगा, एक जगह लिस्ट अप करके रख लो सारा फॉर्मूला आप लोग। Yes. नेक्स्ट डे मार्क्यू लेना है ना, Yes, मैम मार्क्यू रहेगा वो टोटल मैम मार्क्यू कैसे होगा? ग्रुप वाइज डिवाइड कर देती हूँ सबको ग्रुप में। मैम टोटल सिलेबस होगा या कैलकुलस और ज्योमेट्री पार्ट से होगा? कैल सब लोग कर लो ना, क्या दिक्कत है, प्रिपरेशन भी एग्जाम का हो जाएगा। Yes. क्या फॉर्मूला मैम होगा कैसे? क्वेश्चन ज्यादा कुछ ऐसे नहीं पूछिए रहेगा, ना। बहुत ज्यादा सॉल्यूशन नहीं करना होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा ना। मैम ऐसा कीजिए ना, ग्रुप वाइज डिवाइड करके और उसको उतना टॉपिक दे दीजिए और उतना टॉपिक से ही पूछिए ऐसे। ग्रुप को टॉपिक अलग अलग दे दो, यस मैम। अब तो वही पार्शियलिटी वाली बात हो जाएगी। मैम किस किस चैप्टर से आएगा ये? किस किस चैप्टर से आएगा? चैप्टर आपको पढ़ना कितना है, अब तो एग्जाम फाइनल होने वाला है 4 तारीख को, मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन है ना। यस मैम। अब चैप्टर क्या पूछना है, तो पूरा ही है ना सिलेबस। ओके मैम। मैम ओके एग्जाम मैम, में ग्रुप डिवाइड कितना कर क्वेश्चन आएगा मैम टोटल एग्जाम जो 4 तारीख? एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितना आएगा,
ये सब आप जान के क्या करोगे? मैम उस तरह से मैम उसके हिसाब से प्रिपरेशन टाइम का मैनेजमेंट मैम कर रहे मैम बता दीजिए। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे 30 कितना रहेगा मैम? 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव। मैम ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 marks. कितना नंबर आएगा वो भी पूछ लो, पहले से पता चल जाएगा। यस मैम बता दीजिए। हाँ सबको पता है, मैम बताइए फाइनल सबको क्वेश्चन। सबको 100 आउट ऑफ 100 आ जाएगा। माइनस मैम। थैंक यू मैम। चलो ठीक, ओके देन। ग्रुप मैम। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी आप लोगों को, ग्रुप डिवीजन वाले मैसेज। ओके मैम।